এটাই আছে সামনের দিকে। 2-3 हज़ार हो जाएगा। 16, 18, 21 और 24 साल का सब बच्चा है। रेप हो जाएगा, इस टाइप का काम किया इस बार। 100 से ज्यादा घर है जला दिया। हिंदू को नहीं रखेगा, देश से भगा देगा हिंदू को। बांग्लादेश बनाएगा, बांग्लादेश बनेगा ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ, यहाँ का जो नजदीकी थाना है शमशेरगंज, हम लोग फ्राइडे को 10 बार कॉल की, कोई भी पुलिस नहीं है। इस घर पे हुआ है, इस घर पे हुआ है, उसके ठीक बगल वाले घर पे हुआ है, उसके बगल वाले और उसके भी बगल वाले घर पे हुआ है। प्रतिमा को बाहर लाके तोड़ा गया है। भीड़ ने हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को मार डाला। আর এই যে এখানটাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে, একবার হাত ঢুকে যাবে, তারপরে নাক কেটে ফেলে দিয়েছে, মুখের আকৃতি ছিল না কিছু। एजाज का डेथ कैसे हुआ? সরকার যা বলে তাই পারবো না বেশি কথা। पानी है, पानी 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 है, पानी। आरएसएस, बीजेपी और दूसरी तरफ टीएमसी अपने सियासी रोटी सेक रहे हैं। लास्ट कुछ सालों से जब से ममता बनर्जी यहाँ पे पावर में आई है, हिंदू और मुसलमानों के बीच पश्चिम बंगाल में दूरियां बढ़ी हैं। बांग्लादेश का इम्पैक्ट इधर पड़ता है। मारा, मार के बोला जाए अल्लाह अकबर बोलो ना तो शेष कर दूंगा। हर कोई संवादी आपसे एक कागज मांग ले जहाँ पे लिखा है कि मीडिया को एंट्री अलाउड नहीं है, आप दिखा पाओगे? तो हम क्यों दिखाएगा? कितने लोग आए? 500। प्रश्न के केंद्र में है पश्चिम बंगाल। क्या इस राज्य में संप्रदाय विशेष और धर्म विशेष खतरे में जी रहा है? क्या इस प्रदेश में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ हो रही है? क्या इस प्रदेश में लगातार एक धर्म विशेष को राजनीतिक प्रश्रय दिया जा रहा है ताकि वो हिंसा करे और उस पर कार्रवाइयाँ न हों, कोई एक्शन न लिया जाए? क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? ये सब जानने के लिए हम चले आए मुर्शिदाबाद। मैं और मेरे साथी विजय ने धूलियान, मुर्शिदाबाद, जहांगीरपुर इन तमाम इलाकों का दौरा किया और जानने की कोशिश की कि यहाँ पर हुआ क्या। वक्फ बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ, उस कानून को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ, वो कैसे इतना भड़का कि 3 लोगों की जान चली गई। क्या हुआ और आगे क्या होगा? राज्य सरकार का निकम्मापन कहाँ तक जाके रुकेगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा और सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती राज्य के इस इलाके में करनी पड़ी और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग और मुखर हो गई। हम सारे सवालों के जवाब एक एक करके जानेंगे इस फाइनल रिपोर्ट में। वहाँ पर बहुत बड़ा ही हुआ है। कौन किया लूट? पब्लिक के उधर सब बाहर का ही, सब बाहर का लोग आया। हाँ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शिव मंदिर है। प्रतिमा को बाहर लाके तोड़ा गया है। मेरा 2 छोटे छोटे बच्चे है, घर में माँ है, बाप है, बूढ़े, उनको देखना पड़ता था। यही दुकान से हम कमाते थे, खाते थे, पीते थे। अभी वही चला गया तो अभी तो कुछ बचा ही नहीं है, पूरा रोड पे आ गया। परसों लग जाते हैं परिवार को जमने में और एक दंगे का एपिसोड उनको यहाँ से बाहर फेंक देता है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इलाका। अगर आप कलकत्ता से सड़क के रास्ते जाएं तो आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। औरंगजेब ने इसे भारत का स्वर्ग कहा तो अंग्रेजी हुकूमत ने इस इलाके को लंदन के सापेक्ष रखा। लेकिन आज़ादी और देश के बंटवारे के साथ इस इलाके की साख गिरनी शुरू हुई और साख पे बट्टा लगा तब जब यहाँ के जहांगीरपुर के सूती ब्लॉक, धूलियान के धूलियान बाजार,
गोशपाड़ा विधान सरणी और शमशेरगंज के जाफराबाद, बेजबना और दिगरी समेत तमाम इलाकों में बीते 11 और 12 अप्रैल को हिंसा हुई। 3 लोगों की मौत और कई दर्जन घायल। हिंसा का केंद्र देश की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा संसद से पारित कराया गया वक्फ संशोधन कानून। देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। लेकिन ये हिंसा हुई कैसे, ये जानना जरूरी है। मुर्शिदाबाद की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोलकाता, दिल्ली और उड़ीसा में रह के नौकरी करता है और साल भर में ईद के मौके पर एक लंबी छुट्टी पे घर आया करता है। 31 मार्च 2025 का दिन पूरे देश पे ईद मनाई जा रही थी। ये हिस्सा भी इस समय अपने घर आया हुआ था। 2 अप्रैल 2025 दिन भर चली बहस के बाद लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक को पास कर दिया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। और इसके बाद मुस्लिम समुदाय की ओर से विरोध शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों में समुदाय के लोग सड़कों पर निकले। मुर्शिदाबाद भी इनसे अछूता नहीं रहा। मोदी आरएसएस गुंडा बाहिनी के उद्देश्य করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, তারা এমন ভুল জায়গাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারা ঢিল ছুটছিল পাখিকে, বিভিন্ন জায়গাতে ঢিল ছুটছিল, কিন্তু পরিশেষে তারা এমন একটা জায়গাতে ঢিল ছুঁড়েছে, মৌমাছির চাকে ঢিল ছুঁড়েছে। মৌমাছির চাকে ঢিল ছুঁড়লে যেমন মৌমাছি খেপে যায়, আমরা মৌমাছির মতো খেপে গিয়ে এমন কামড় দেব মোদি এবং অমিত শাহ ভারতবর্ষ ছেড়ে পালাতে দিতে। जनसभाएं हुई, मस्जिदों में तकरीरें भी हुई, सब कुछ फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। फिर आया 11 अप्रैल शुक्रवार का दिन। मुर्शिदाबाद के पास लगने वाले सूती ब्लॉक में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। हिंसा हुई। पुलिस ने दंगा कंट्रोल करने के लिए पहले लाठीचार्ज किया, फिर 4 राउंड फायरिंग की। आरोप है कि पुलिस फायरिंग में इसी ब्लॉक के रहने वाले एजाज अहमद की जान चली गई। सामने दिखे एजाज का डेथ कैसे हुआ, इस बारे में आपको कैसे सूचना मिली? আমরা সরকার কাছে আবেদন জানালছি। আমি সরকার আমার যা বলে তাই, এখন আও সরকার হাতে ফেলে দিয়েছে। এখন সরকার যা বলে তাই, পারবো না বেশি কথা বলতে। पानी। एजाज की माँ कैमरे पर बात करते करते बेहोश हो गईं। पूरी कहानी बताई उनके भाई ने। हम लोग घर में ही था और वो गया मामा का घर। मामा के घर? हाँ, मामा के घर गया था। वो आ रहा था उधर से, उधर झगड़ा हुआ रहा था। उधर बस स्टॉप पे उतरा वो, जब उस टाइम पे सब लोग भाग रहा था, वो भी आ रहा था गाड़ी पे नाम के। तो उधर आके गोली लग गया उसका। गोली लग के उधर ही था। जब पुलिस लेकर गया, जंगीपुर में गया था लेकर, उधर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकर गया था, उधर ही पड़ा था, उधर कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ऐसे ही हुआ।
उधर तो बहुत आदमी गया था ना गांव का प्रोटेस्ट में। हाँ तो वो लोग बोल रहे थे तेरा भाई को गोली लग गया। हम लोग को पता चला तो हम लोग का मेरा माँ गया था हॉस्पिटल, तो उधर से बहरमपुर ठेल दिया, तो उधर से जाके मेरा भाई का डेथ हो गया। इधर पुलिस सूती ब्लॉक में फसादियों को रोकने में व्यस्त थी, तो दूसरी तरफ यहां से करीब 35 किलोमीटर दूर मौजूद धुलियान बाजार, घोषपाड़ा और विधान सरणी में हिंसा शुरू हो गई। लोग पुलिस फायरिंग की वजह से गुस्से में थे, लिहाजा उन्होंने पत्थर चलाए। हिंदू समुदाय के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। चारों ओर आगजनी, बलवा और लूटपाट। तो यहाँ पर जुलूस जा रहा था, आराम से जुलूस गया, कोई कुछ नहीं हुआ। वो लोग आने का समय यहाँ से पत्थर मारते मारते पूरा ही चल गया एकदम। इस सब में सब पूरा पत्थर मारा। हम लोग का घर में इस सब में मारा पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर था, ईंटा पत्थर। 2-3 हजार हो जाएगा, कम से कम 16, 18, 21 और 24 साल का सब बच्चा है। सब बच्चे कुछ थे। नहीं जानता है, ईंटा पत्थर लेके सबको तोड़ा फोड़ा है। सब गेट उट में धक्का मारा, पत्थर मारा, गाड़ी में मारा है। मंदिर को वहाँ पर तोड़ा है, मंदिर को मूर्ति को पैर से कुचला है, उसका मूर्ति सब टूटा हुआ है, गिरा हुआ है। उसके बाद से दूसरा दिन प्रशासन सुबह उठ कर लेके चल गया। बाजार में मेरा दुकान है, 100 साल पुराना दुकान है, पूजा का दुकान है, पूजा का सब मुनारी सब था, जड़ी बूटी सब दुकान रखते हैं। बहुत पुराना दुकान, सब छाई कर दिया, पूरा आग लगा के, पेट्रोल से आग लगाया है। 50-60 लाख रुपया का खरीद किया है, पूरा जला दिया। कुछ नहीं, हम लोग अभी क्या खाएंगे। पहले लूट किया है, लूट करके पहले दरवाजा तोड़ा है, पहले लूटा। 2-3 हजार से कम नहीं था। नहीं होगा वो लोग 2-3 हजार से कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। बगल में मेट पर सर शीशा में फोड़ रहा है, धां करके सर आवाज, बच्चे लोग पूरा से हमें मम्मा बचा, हम लोग को बचा लो मम्मा। छोटा बच्चा नहीं निकलने पा रहा है, उसके बाद डर लगता है, डर लग रहा है हमको बाहर जाने में। दादी बाहर जाएंगे कैसे हम? औरत को गाली देना, गेट खोलने से जैसे रेप हो जाएगा, इस टाइप का काम किया इस बार। का जो नजदीकी थाना है शमशेरगंज, हम लोग फ्राइडे को 10 बार कॉल की, कोई भी पुलिस नहीं है। हर एक मोबाइल से हम लोग के घर पे कॉल गया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यहाँ पे लगा था उस दिन। People are not allowed to come on the streets and take law in their own hands. That is not acceptable. कुछ देर बाद स्थितियों पर नियंत्रण का ऐलान हुआ। इंटरनेट के साथ साथ लोगों का जमावड़ा भी बंद कर दिया गया और ऐसे दिन बीत गया। अगले दिन 12 अप्रैल को लोगों को लगा कि अब शांति होगी, लेकिन उपद्रवियों की मंशा कुछ और थी। इससे लेके माथे हमारा दिखा नहीं। सुबह के 9 बजे मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, बेदबना, दिगरी और जाफराबाद में फसादियों की भीड़ फिर से घुस आई। वो तमंचे, पेट्रोल बम, देसी बम, धारदार हथियारों और छेनी हथौड़े से लैस थे। वो विध्वंस मचाने आए थे। 2 बजे ना, दिन को 2 बजे तक ये सब पूरा घर आग लगा दिया। আমি বলছি আমাকে দেয়নি টাকা, আমার বাড়ি লুট করে নিয়েছে, আর ঘর ভাঙচুর করেছে, আমাকে পয়সা দেয়নি, আমরা পয়সা পাইনি। ऐसा तांडव चलाया कि यहाँ हमारे बस्ती में 100 से ज़्यादा घर है। इसे प्राय 60 आप घर को पूरा दिया, जला दिया। यहाँ से भी आग लगाने की कोशिश की गई है, मतलब अंदर की आग होगी या यहाँ की आग है, लेकिन आगजनी की कोशिश इस तरह से भी हुई है। यहाँ से भी आग लगाने की कोशिश की गई, क्योंकि पूरी दीवार काली दिख रही है। इस घर पे हुआ है, इस घर पे हुआ है, उसके ठीक बगल वाले घर पे हुआ है, उसके बगल वाले और उसके भी बगल वाले घर पे हुआ है। हमारा ये घर है जो जाना भाग दिया है, विंडो तोड़ दिया और डोर जो दरवाजा है उसे थम के सब लेकर हम्बर लेकर छात में 2 बम चार्ज किया है। बोल रहे थे कि आयो बनाओ, निकालो घर से। हिंदू को नहीं रखेगा, देश से भगा देगा हिंदू को। बांग्लादेश बनाएगा। क्या बोल रहा था? बांग्लादेश बनाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये विध्वंस चलता रहा। मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। लोगों ने इल्जाम लगाए कि उन्हें दूसरे मजहब के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। सबको एक कर काटूंगा, ये बोल रहे थे। हाँ, और हमारे एक भाई को बोला कि अब मंदिर में लेके मार के बोला अब अल्लाह अकबर बोलो ना तो शेष कर दूंगा।
इस कहानी में हत्याएं आई। इस घर में रहने वाले हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को भीड़ ने मार डाला। लिंचिंग शायद सही शब्द होगा। इस जगह पे जहां हम खड़े हैं आज भी वहां पे खून के धब्बे मौजूद हैं, जहां बाप बेटे को धारदार हथियारों से काट कर मौत के सुपुर्द किया गया था। পুরোটা তো এসে ভাঙচুর করতে লাগলো সব। ওই যে দূরে থেকে ইট পাথর ঝাড়ছে, এই যে এই দুয়ারখান দেখতে পাচ্ছেন কিচ্ছু থাকে না, এই যে সব কিছু টালিতে ওই করেছে, ঘরের এই কপাট ভেঙেছে, দরজা ভেঙেছে, জানলা সব। যে না থামতে পেরে এখানে বাপ বেটা দুয়ারের মুখে ছিল, টেনে নিয়ে যাও বাইরে কোপালছে। আমরা সব বাড়িতে ছিলাম এদিকে ভিতরে। এই যে নর্দমাতে নিয়ে যা এই করে কোপালছে, এখানে এবার ভোজালি ভরে একবার হা করে দিয়েছে, তারপরে নাক কেটে ফেলে দিয়েছে, নাককে একবার ফ্রি করেছে, মাথায় বাড়ি আছে, আর ঠোঁট কেটেছে, চোখ একবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ একবারে আমার স্বামীটা। আর আমার ছেলেটার এখানে কোপ, এখানে কোপ, এখানে কোপ, এখানে কোপ, হাতে কোপ, মাথায় কোপ সব একবারে। আর এই গালকে একবার ঝুলে দিয়েছিল, কেটে দিয়েছিল আমার ছেলের। এখানে করে তখন এই যে ওদিক করে আইলো যে আমাদের তো ছাদে ইট পাথর যাচ্ছে, এখানে ইট পাথর দরজাটার কিচ্ছু থাকে না। এই যে হেঁসালটাকে রান্নাঘরটাকে ভেঙে ফেলে দিয়েছে সব। ওই একটা ওই ঘরের দরজাকে ভেঙে ফেলে দিয়েছে, সাবলের বাড়ি দিয়ে পাল্লাকে খুলে দিয়ে ভেঙেই ফেলে দিয়েছে, পাল্লা লাগবে না। ওরা তো আগে থেকে ওই লাহাঙ্গাম করছে, একবার দুবার চলে গেল, তিনবারের বেড়া এসে করলে পুলিশ প্রশাসন কেউ এলো না, কেউ ফোন ধরে না। যদি চলে আসতো তো এই যে পেচকার কামটা হতো না, কিছু ছিল না মুখের আকৃতিতে, যে মুখকে লাখের উপর কেটেছে, আর এই যে এইখানটাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে, একবার হাত ঢুকে যাবে, রক্ত একবার তাজা তাজা একবার পড়ে ওখানে পড়ে থাকলো, তো এখানে নিয়ে যা পড়া আছে, মুখের আকৃতি ছিল না কিছু। अपने घर से 10 मीटर की दूरी पर बाप बेटे ने दम तोड़ दिया। अब परिवार राजनीतिक शख्सियतों के साथ मुलाकात के केंद्र में एक अदद न्याय के इंतजार में बैठा रहता है। स्थानीय लोगों की माने तो दोपहर 2 बजे के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की नींद टूटी और शांति बनाने के प्रयास शुरू हुए। धुलियान मुर्शिदाबाद का ये जो मोहल्ला है ना, कभी गुलजार रहा करता था। तीज त्योहार मनाए जाते थे, लोग घरों में आना जाना लगा रहता था, रत जगह चलता था, सड़कें गुलजार रहती थी। लेकिन 11 और 12 अप्रैल को जो हुआ इस इलाके में, उसने सूरत बदल दी। घरों में आगजनी की गई, भीड़ ने टारगेटेड तरीक़ों से घर पे हमला किया, घरों को जलाया, घरों को तोड़ा फोड़ा। उसके बाद ये लोग पनाह लेने के लिए अलग अलग जगहों पे पनाह लेने के लिए मजबूर हो गए। कुछ नदी पार करके मालदा चले गए, कुछ पाकुड़ चले गए, झारखंड में जो पड़ता है, और कुछ दूसरे इलाकों में जाकर पनाह लेने लगे, इस डर से कि वो यहाँ रहेंगे तो उनकी जान पर खतरा फिर से बन सकता है। ये खुद के ही देश में होने वाला पलायन था। जो लोग मालदा गए, उनके रहने खाने का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय यूनिट कर रही है। कुछ स्थानीय लोगों का सहयोग भी है। रिलीफ कैंप का दृश्य किसी भी आम रिलीफ कैंप जैसा है। वहाँ खाने की चीज़ों और कपड़ों के लिए झगड़े जैसी स्थिति है। सीमित संसाधनों में गुजारा हो रहा है। हमारी टीम नदी पार इस स्कूल का दौरा करने गई। स्कूल को चारों ओर से पश्चिम बंगाल पुलिस ने घेर रखा था। मौके पर मौजूद पुलिस ने कहा कि बिना कैमरे के जाना है तो जाइए। और जब शुरुआती प्रयास के बाद हमारी टीम अंदर दाखिल होने में सफल हुई तो कुछ ऐसा हुआ। I'll give you my credentials, that's it. कोई भी पत्रकार, कोई संवादी आपसे एक कागज मांग ले जहाँ पे लिखा है कि मीडिया को एंट्री अलाउड नहीं है, आप दिखा पाओगे? तो हम क्यों दिखाएगा? ठीक है, मैं काम कर लूँ अपना सर, 5 मिनट लगेगा मुझे। और फिर हमारा सामना हुआ उन कहानियों से जिसने पैरों के नीचे से जमीन हिला दी। कितने लोग आए? 500। 6 दिन का बच्चा लेकर यहाँ चलाया। বাচ্চার আজকে 9 দিন হলো, বাড়ি থেকে বাড়িয়েছি 5 দিনে, 6 দিনের দিন এখানে এসেছি।
নৌকো পার হয়ে মুসলমানের অত্যাচারে মারধর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সব কিছু পুড়িয়ে দিচ্ছে, আবার পেট্রোল ঢেলে দিচ্ছে, গ্যাস সিলিন্ডারকে ছেড়ে দিচ্ছে, দিয়ে বম চালিয়ে দিচ্ছে, লুটপাট করে দিচ্ছে ঘরকে, আবার যদি ধরতে পারছে তো কেটে দিচ্ছে, গলায় চাকু লাগিয়ে দিচ্ছে, আবার দিয়ে বিএসএফের সাহায্যে আর 5 মিনিট যদি দেরি হয় তো আর পেরানে বাঁচছি না, দিয়ে বিএসএফের সাহায্যে নৌকো পার হয়ে পালিয়ে এসেছি পেরান বাঁচাবার জন্য, সন্তানকে বাঁচাবার জন্য। गाँव से हम भाग के पीछा का गोली दे के आए, हमको कोई मदद नहीं किया है। हम आप अकेले थे? ना, हम पूरा गांव थे, पूरा गांव हम एक साथ निकले। जब 10 बजे जब परिवेश देखा जो थोड़ा सा ठंडा हुआ तब हम जान लेके भाग आए हैं। कोई भी जिनिस हम नहीं लेके आया है, बस हाथ पाँव और एक साड़ी में निकल आए। जब हिंसा का गुबार थमा तो सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई शुरू हुई। बंगाल पुलिस ने हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या के आरोपी कालू माधव और दिलदार माधव को अलग अलग इलाकों से अरेस्ट कर लिया और हिंसा भड़काने में 200 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के रोल की भी बात कर लेते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कई अधिकारी नाम न छापने की शर्त पे बताते हैं कि 11 अप्रैल को जब हिंसा शुरू हुई तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनसे आग्रह किया था कि अपना कंटिजेंट भेजिए। तब बीएसएफ ने अपने ऑलरेडी तैनात कंटिजेंट यानी जवानों की टुकड़ी में से कुछ जवानों को शांति व्यवस्था के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के संपर्क में रखा था, जिसके बाद ये स्थिति सुधर सकी। फिर 12 अप्रैल को तो कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश ही आ गया था जिसमें कहा गया था कि बीएसएफ की तैनाती हो और स्थितियां तब सुधार की तरफ बढ़ती दिखाई दी। लेकिन इस स्तर की हिंसा हुई कैसे, शुरू कैसे हुई? सूत्र बताते हैं कि इसके पीछे कुछ भ्रामक मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट्स का हाथ है। इनके माध्यम से वक्फ कानून के बाबत मुस्लिम समुदाय के बीच जानकारियां शेयर की जा रही थीं। जानकारी गलत थी या सही इसका भान लोगों को नहीं था, वो बस इन पर भरोसा भर कर रहे थे। इन संदेशों में कुछ यूं लिखा था कि नए कानून के बाद मोदी सरकार मुसलमानों के कब्रिस्तान पर कब्जा कर लेगी, मस्जिदों के काम दाम में केंद्र सरकार का सीधा दखल होगा, मदरसों और दीनी तालीम देने वाले संस्थानों को परेशान किया जाएगा। लगभग 66% मुस्लिम आबादी वाले मुर्शिदाबाद के युवाओं के लिए ये सूचनाएं ट्रिगर का काम कर गईं। वो विरोध मार्च पे निकले, परमिशन न होने पर पुलिस ने रोका और हिंसा भड़क उठी। और जब हिंसा चल रही थी तो कुछ युवाओं को एक और भ्रामक सूचना मिली, उनके धार्मिक स्थलों को चोट पहुंचाई गई है और फिर स्थिति और गंभीर हो गई। तब हम वहाँ पर थे, उस साइड में थे, घर में थे, तो इस साइड से एक भीड़ आती है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे सब मस्जिद तोड़ दिया, दुकान तोड़ दिया, ये सब तोड़ दिया। उसके बाद इस भीड़ भी गुस्सा हो गया और आके एक के बाद एक चीज तोड़ने लगे थे। हाँ, ये बिल एक्ट हो गया है तो हम लोग को, वो हम लोग का दादा परदादा का है, हम लोग को तो एक्ट करना पड़ेगा। अब तो धीरे धीरे सब लूट लेगा हम लोगों का। जो मस्जिद है, मस्जिद भी चला जाएगा, सब चला जाएगा हम लोग का, जो हम लोग का वक्फ किया गया है हम दादा परदादा के इससे, तो इसलिए हम लोग कर रहे थे अपना। हमारा संपत्ति में कैसे वो कर सकते हैं, बैठ सकते हैं कैसे? इधर सूबे के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने पत्रकारों को बयान दिया कि पुलिस ने कई सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक किया है और भ्रामक सूचना फैलाने वाले इस एंगल की गहनता से जांच की जा रही है। Rumors have to be rumors mongering. People have to stop. Since yesterday there were rumors. आज के सकाले there was a unfortunate incident of this thing because of which it again went into spiral. But আমাদের যেটা আছে right now the idea is to control it and control it well and punish the people. সেই হিংসার ঘটনার তদন্তে এখনো পর্যন্ত মোট 60টি এফআইআর করা হয়েছে, 60, এবং এই 60টি কেসে এখনো পর্যন্ত 274 জনকে আমরা গ্রেফতার করেছি, 274। এবং এই যে কেসগুলির তদন্তে একটি বিশেষ ইনভেস্টিগেশন টিম, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম একটা গঠন করা হয়েছে। वहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की ओर से भी बयान आया। मैं ये कह सकता हूँ कि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है और कोई खास अप्रिय घटना की अभी मुझे जानकारी नहीं मिली। पूरा सहयोग मिल रहा है, कहीं भी किसी तरह के हम दोनों कोई का हम शायद मकसद भी एक ही है, लोगों की सुरक्षा। और फिर शुरू हुई राजनीति। सूबे की सरकार से पूछो और यहाँ के सत्तारूढ़ पार्टी के जो नुमाइंदे से पूछो और उसके साथ साथ यहाँ के प्रशासन से पूछो, क्योंकि जितने सारे आंदोलन करने के लिए जितने सारे जुलूस निकाली थी, ये सारे सूबे की सरकार
पुलिस प्रशासन की इजाज़त लेते ही सारे ये जुलूस निकाले गए थे। तो ये जुलूस निकालने के बाद कैसे ये हिंसा भर के ये सारे जानकारी पुलिस लोगों के पास ही होना चाहिए। और बीच में एक तरफ आरएसएस बीजेपी और दूसरी तरफ टीएमसी, ये दोनों मिलके अपने सियासी रोटी सेक रहे हैं बड़े मज़े से, बस यही नतीजा निकला। लास्ट कुछ सालों से जब से ममता बनर्जी यहाँ पे पावर में आई है, हिंदू और मुसलमानों के बीच पश्चिम बंगाल में दूरियां बढ़ी हैं और हर जगह ममता बनर्जी के अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स में चले जाते हैं तब जो स्थिति होती है वही दिखाई दे रहा है। मुस्लिम समुदाय हिंदू समुदायों के ऊपर आक्रमण कर रहे, घर तोड़ रहे, लूट कर रहे इन फ्रंट ऑफ पुलिस। बांग्लादेश और हमारी भाषा कल्चर बहुत सिमिलर है। वहाँ पे जो मुस्लिम प्रीचर है, मतलब जो स्पीच देते हैं, रिलीजियस स्पीच, तकरीर जिसके बोलते हैं, वो यहाँ पे आते हैं और वीडियो भी जारी होता है उनका इंटरनेट के द्वारा। कि पुलिस अपना जो काम था वो किया। जब हिंसा बढ़ गया तब राज्य के पुलिस बीएसएफ को साथ दिया। बीएसएफ हिंसा कंट्रोल करने में कामयाब हुआ। कोई खुला छूट की बात नहीं है। क्या होता है जब अचानक एक तो वायलेंस का घटना घटती है, थोड़ा मेंटल अनप्रिपेयर्डनेस रहता है पुलिस को। यहाँ भी वो हुआ होगा। बॉर्डर को कंट्रोल करने का जिम्मेवारी प्रांतीय सरकार का नहीं है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हाथ में है। लोग आते हैं कभी इस गड़बड़ के समय, इस अशांति के समय ये बोला जा रहा है कि बांग्लादेश से कुछ लोग आके यहाँ अशांति फैलाए। हमारे मुख्यमंत्री भी ये आवाज़ उठा है। बांग्लादेश का इम्पैक्ट इधर पड़ता है। राजनीति का एक सिरा वहां भी जाकर टिकता है जहां हिंसा के अध्याय के बीच बहरामपुर के सांसद और टीएमसी नेता यूसुफ पठान चाय पीते तस्वीर पोस्ट करते हैं। स्थानीय लोगों का एक हिस्सा हिंसा फैलाने के लिए फरक्का विधायक मोरुल इस्लाम का नाम लेता है तो एक हिस्सा आरएसएस के कुछ पदाधिकारियों का भी नाम लेता है। सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं के भड़काऊ बयान देते वीडियो सामने आते हैं, लेकिन लोगों के जान माल में असल हाथ किसका ये अब तक अस्पष्ट है। और इस बीच एक अलग घटनाक्रम जन्म लेता है। मालदा के रिलीफ कैंप में मौजूद पीड़ित परिवार 2 दिनों के लिए कोलकाता आते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ राजभवन में राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ मुलाकात करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और दूसरी ओर राज्यपाल खुद ट्रेन से मालदा और मुर्शिदाबाद का दौरा करते हैं। वो ममता बनर्जी सरकार की हिदायतों को दरकिनार करते हैं और पीड़ित परिवारों के साथ उनकी मुलाकात के कुछ और दृश्य सामने आते हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में हमलावर कौन थे, ये सवाल अभी भी जानना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने मजहबी आधार पर संपत्तियों को चिन्हित किया और फिर तोड़फोड़ की थी। और इस सवाल की तह में जाने के लिए इतिहास से बात शुरू करनी होगी। साल 1697, तब औरंगजेब का पोता अजीम उश शान बंगाल का सूबेदार हुआ करता था और तब ढाका बंगाल के रियासत की राजधानी हुआ करती थी, वही ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है। साल 1700 औरंगजेब ने मोहम्मद हादी को दीवान बना के बंगाल भेजा, क्योंकि मोहम्मद हादी टैक्स कलेक्शन के काम में माहिर था। उसने बंगाल से टैक्स के कलेक्शन में बढ़ोतरी दिखाई। 1702 औरंगजेब खुश हुआ, उसने मोहम्मद हादी को मुर्शिद कुली खान की उपाधि दी, लेकिन औरंगजेब के पोते अजीम ने चिढ़कर मोहम्मद हादी पर हमला करवा दिया। मोहम्मद हादी ने लड़ने के बजाय किनारा किया। वो ढाका से हटके गंगा किनारे बसे शहर मकसूदाबाद चला गया। कनेक्टिविटी अच्छी थी तो ढाका का पूरा हिसाब किताब और काम धाम भी इस मकसूदाबाद तक चला आया। मोहम्मद हादी ने अपने नाम मुर्शिद कुली खान के नाम पर मकसूदाबाद का नाम बदला और नया नाम रखा मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद समय के साथ समृद्ध हुआ, ख्याति बढ़ी, नवाबों का राज शुरू हुआ, जो साल 1757 में हुई पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार के बाद दफन हो गया। समय का पहिया घूमा और साल 1947 आया। बरसों की गुलामी के बाद देश को आज़ादी मिली और 3 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा भारत का और 2 टुकड़े पाकिस्तान के, पूर्वी और पश्चिमी। मुर्शिदाबाद का एक हिस्सा काटकर पूर्वी पाकिस्तान वाले हिस्से में चला गया। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के प्रति अनरस्ट शुरू हो गया और फिर साल 1971 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। To assist in the process of the creation of an independent Bengali nation to be carved out of
पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी मिली। इस देश को नया नाम मिला बांग्लादेश। During the 71 war, huge number of people came from across the border. Huge refugee camps were set up in Nadia district, that is adjacent to Murshidabad, south of Murshidabad, and in West Dinajpur, that is just across the river Ganga. पीछे जो नदी दिख रही है ना, ये पद्मा रिवर है। ये गंगा की सहायक नदियों, ट्रिब्यूटरी नदीज में से एक कही जाती है। ये हिंसाग्रस्त शमशेरगंज के इलाके से सटी हुई बहते हुए निकलती है। पास का गांव है पहाड़ घाटी। अगर आप नदी के उस वाले हिस्से में जाएंगे तो थोड़ी दूर चलने पर ना आपको बांग्लादेश और भारत की सीमा दिखाई देगी। वही सीमा जिस पर फेंसिंग की गई है। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान वहाँ पर गश्ती पे रहते हैं। रात होने पर लाइटें लग जाती हैं, लेकिन वही सीमा जब पानी के भीतर से आती है तो वहाँ पर तारे तो नहीं लगाई जा सकती हैं। तो कई सारे पोरस पॉइंट्स हैं। ये तो फेंस वाली सीमा है। कई सारी सीमाएं ऐसी हैं जहाँ पे फेंस लगाई ही नहीं गई है। इसको लेकर ही केंद्र सरकार में और ममता बनर्जी की सरकार में टसल चल रहा है। हालांकि इस पॉलिटिक्स से अलग और इस बयानबाजी से और इस सिक्योरिटी के मसले से थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएं तो हमें मुर्शिदाबाद हिंसा का एपिसोड दिखाई देता है, जहाँ बार बार बांग्लादेश से आए अवैध शरणार्थियों के बारे में सुनाई पड़ता है। क्या सच है या झूठ है कि बांग्लादेश से आए लोग भी इस हिंसा में शामिल रहे, बाहर के लोग शामिल हैं? कितना सच है इसमें? आइए इसकी समझ एक बार कर लेते हैं। अगर हालिया हिंसा का संदर्भ लें तो लोग कुछ किस्म की बातें कहते हैं। पहली कि हिंसा फैलाने वाले लोग बाहर से आए थे, उन्होंने चेहरा ढका हुआ था। दूसरी, फसादी भीड़ में स्थानीय लड़के भी शामिल थे, उनकी उम्र 12 से 22 साल थी। और तीसरी बात कि फसादियों की भीड़ में बांग्लादेशी घुसपैठिए भी शामिल थे। लेकिन बांग्लादेश से घुसपैठ के सीन की असलियत क्या है ये समझ आता है दोनों मुल्कों की सीमाएं देखकर। भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इस सीमा का 2217 किलोमीटर का हिस्सा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। इसमें कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया और 24 परगना के दोनों ज़िले आते हैं। और आप भौगोलिक परिस्थितियों को देखें तो इस इलाके में खेत खलिहान, आबादी, नदियाँ, गंगा का डेल्टा सुंदरबन और इसकी दलदली ज़मीन पड़ते हैं। इस सीमा का निर्माण 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के दरमियान हुआ। पहला, साल 1947 में आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हुआ। दूसरा, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, बांग्लादेश आज़ाद हुआ। और तीसरा, साल 1975 में भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर गाइडलाइन संधि हुई। तय हुआ कि सीमा के दोनों ओर 150 मीटर तक कोई भी निर्माण नहीं किया जाएगा। चूंकि बांग्लादेश भारत की मदद से ही आज़ाद हुआ था, इसलिए दोनों देशों में एक किंचित दोस्ताना संबंध लंबे समय तक बरकरार रहा। लेकिन समय के साथ चीज़ें गड़बड़ हुई। बांग्लादेश के रास्ते ड्रग्स, हथियार और आतंकी भारत में एंट्री लेने लगे। भारत के साइड से भी तस्करी शुरू हो गई। ज़रूरत आन पड़ी कि इस सीमा पर निगरानी बढ़ानी है, सो ऐसा किया गया। साल 1986 में इस पर बाड़ेबंदी शुरू की गई। कई चरणों में जैसे तैसे उपलब्ध ज़मीन पर बाड़ेबंदी पूरी हुई। लेकिन दिक्कत वहाँ आई जहाँ नदी बह रही थी और अब यहाँ पर कटीले तार तो लगाए जा नहीं सकते थे, लिहाजा वहाँ थालवेग सिद्धांत का पालन किया गया। इसके तहत नदी की मध्य धारा को 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लिया जाता है। लेकिन एक जगह दिक्कत आ रही थी, वो थी आबादी। दरअसल बंगाल में नादिया और 24 परगना के इलाकों में बॉर्डर के नज़दीक घनी बसाहटें हैं। BSF के अधिकारी जो हैं वो कुछ बातें बताते हैं ऑफ द रिकॉर्ड जो भारत से बांग्लादेश में घुसपैठ से रिलेटेड है। आप बातें को पॉइंट करके सुनते जाइए। वो कहते हैं कि बांग्लादेश से भारत में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये बात तथ्य है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन को रोकने की और असफल करने की कोशिश लगातार भारत की जो सेनाएं हैं और BSF लगातार कर रही है। वो ये भी कहते हैं कि जो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच ये झगड़ा चल रहा है कि आप ज़मीन नहीं दे रहे कि हम फेंस लगा पाएँ, इसमें एक मूलभूत दिक्कत है। ममता बनर्जी की सरकार भले ही चाहे कि वो ज़मीन दे, लेकिन जिन इलाकों में बॉर्डर के पास घनी आबादी है सटी हुई, वहाँ पर इनको ज़मीन देने में लोकल लोग अड़चने पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ खेती की भी ज़मीन है, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ भी है, तो इससे वहाँ पर दिक्कत पैदा हो रही है। वो कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो हमसे शेयर करते हैं BSF के अधिकारी। कहते हैं
कि अगर घनी आबादी है किसी पोरस बॉर्डर के पास जहाँ फेंस नहीं है तो वहाँ पे लोग बीएसएफ के जवानों से नज़र बचा के कभी कभी अंदर घुस आते हैं तो सीधे घनी आबादी में शामिल हो जाते हैं। इसलिए शिनाख्त करना मुश्किल है कि कौन घुसपैठिया है कौन घुसपैठिया नहीं है। खुला मैदान हो तो समझ में भी आएगा। वो ये भी कहते हैं कि हमारे पास फायर पावर नहीं है, मतलब हम लीथल वेपन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, खासकर इस बॉर्डर पे। अगर कोई घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको चिली ग्रेनेड मारेंगे या ब्लैंक राउंड्स जो होते हैं वो फायर करेंगे, चोट पहुँचे, वो डर जाए लेकिन उसे वो घायल ना हो या उसकी जान न जाए। तो बोले कि ऐसा करने के पीछे वजहें भी हैं, क्योंकि हम पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इल्ज़ाम लगे हैं पास्ट में, हमारे अधिकारियों को वीज़ा देने से रोका गया है पास्ट में। लेकिन अगर फायर पावर मिलती है तो हम थोड़ा सा और मुस्तैदी से एक्टिविटी बढ़ा सकेंगे और फायर पावर के डर से घुसपैठ को कम करने में मदद मिलेगी। अधिकारी बताते हैं कि घनी बसाहटों की वजह से साल 1975 का 150 मीटर वाला नियम फॉलो नहीं हो पाता है। दोनों ही देशों के कई घर सीमा के बहुत नज़दीक बसे हुए हैं। यदि कोई घुसपैठ करने में सफल भी हो जाता है तो वो फौरन देश की घनी बसाहटों में शामिल हो जाता है। और ऐसे अधिकांश इलाके 24 परगना के इलाकों में मिलते हैं, न कि मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाकों में, जहाँ दूर दूर तक खेत खलिहान और खुला मैदान मौजूद है। सूत्र बताते हैं कि बांग्लादेश में हाल के वर्षों में हुई उथल पुथल का पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में प्रभाव पड़ता तो है। इस वजह से मुर्शिदाबाद में धार्मिक कट्टरपंथ बढ़ा है। सूत्र ये भी बताते हैं कि मुर्शिदाबाद में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ आउटफिट्स भी सक्रिय हो सकते हैं। वहीं बांग्लादेश में सक्रिय आतंकी गुट जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JMB से जुड़े कुछ लोगों की मौजूदगी मुर्शिदाबाद में भी दर्ज होती रही है। ये लोग यहाँ चलने वाले गैर रजिस्टर्ड मदरसों या खारिजी मदरसों की आड़ में अपना काम धाम चलाते हैं और स्थानीय लोगों को कट्टरपंथ की आग में धकेल देते हैं। ऐसे में ये तो संभव है कि ये संगठन हालिया हिंसा की साजिश में शामिल हों, लेकिन हिंसा को पूरी तरह से बांग्लादेश की घुसपैठ से जोड़ देना थोड़ा जल्दबाज फैसला है। बांग्लादेश से जो आएगा इस तरफ प्राइमरी व्हीकल, और आप टेररिस्ट लोगों को छोड़ दो, उसका तो मकसद दूसरा होता है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उसका तो एक इकोनॉमिक रीजन होता है। तो मुर्शिदाबाद से घुसा है समझ लो, और बहुत सारे जगह से आ सकते हैं, लेकिन आके वो मुर्शिदाबाद में क्यों रहेगा? वो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जाएगा जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है। तो वेस्ट बंगाल में वहाँ पे वो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, सबसे जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है इकोनॉमी का, ऐसे भी स्टेट ही बैकवर्ड है, उसका ऊपर वो और भी बैकवर्ड है, तो वहाँ पे क्यों रहेगा? और जहाँ तक इस इलाके की मुस्लिम बहुल आबादी की बात है तो जानकार क्या कहते हैं वो सुनते हैं। देखिए, डेमोग्राफी वहाँ का मुस्लिम हेवी था ही, क्योंकि वहाँ पे जो इस्लाम का जो द वे इट हैपेंड, द इस्लामाइजेशन 700 years ago, so that area naturally being the Nawabi seat of Nawab, so naturally that was the concentration. And if we look back to the history of Bakhtiar Khilji coming and destroying, taking over the Buddhist kingdom at Gaur, right? Before that the entire area was under Hindu kingdom. So obviously with political Islam का साथ तो इसमें तो spread हो गई। अब पार्टीशन का टाइम पे राजशाही था एक कल्चरल कैपिटल। जब तक हिंदू वॉज राजशाही इन बांग्लादेश, तो जब तक हिंदू लोगों का पास वहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल था। जो चला गया तो उसके बाद राजशाही में सबसे ज़्यादा जो इस्लामिस्ट का प्रसार राजशाही में होने लगा, और 71 में उस तरफ से इस तरफ भाग के आए थे जो कोलैबोरेटर्स था पाकिस्तान आर्मी का, जिसको राजाकार बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि पर्टिकुलरली 90s से इस जगह पे जब से CPM यहाँ पे वेस्ट बंगाल में उसका जितना 2-3 टर्म का बाद इन्होंने ओभोट ब्लॉक बनाने लग गया था। तो ओभोट ब्लॉक जब बना तब मुर्शिदाबाद एक नेचुरल चॉइस हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि ये लोग कोई वहाँ का जो सोशियो इकोनॉमी है उसका ऊपर कोई काम नहीं किया। स्कूल्स नहीं था, कुछ नहीं था। इसमें मदरसा होने लगा 80s से, जब इस्लाम सऊदी स्पॉन्सर्ड जो इस्लाम का प्रसार होने लगा वहाँ भी इस्लाम का, तो यहाँ पे पूरा वेस्ट बंगाल में और तो मदरसा होने लगा, खरीजी मदरसा जिसको बोलते हैं, कौमी अनरजिस्टर्ड मदरसा, और कोई ध्यान नहीं दिया।
अब 2001 या 2 जब बुद्धदेव भट्टाचार्य आया सीपीएम का, उनका पास सेंटर से ये अलर्ट आने लगा 90s से कि यहाँ पे खतरनाक बनते जा रहा है ये मदरसा। हिंसा के कारणों पर जांच अभी जारी है। सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने और इस पूरी हिंसा की जांच को एनआईए को सौंपने की मांग और उस पर राजनीति भी चल ही रही है। पूरा सुरक्षा लेके हम जाना चाहते हैं, मगर पढ़ा सुना बच्चा उच्चा का सभी बंद हो गया। बहुत दुख के बाद है, इधर का लोग सब कुछ भी दे रहा है, मगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम घर कब जाए। वापस जाएगा तो वापस तो मन कर जाबो, किंतु এখন वापस जाबो तो समाधान तो किछु হবে, कब जाएगा तो हम तो नहीं जाना है। पर इस बीच है कुछ आवाजें, मांग कि हमें घर लौटना है, हमें शांति चाहिए, और इन मांगों के बीच कुछ अपडेट्स, जैसे धीरे धीरे मुर्शिदाबाद के बाजार खुलने लगे हैं, लोग वापस घरों की ओर लौट रहे हैं, लेकिन राजनीति अपनी चाल चल रही है।